हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की आज हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चीफ मिनिस्टर के टॉपिक। प्राइम मिनिस्टर के बाद हम चीफ मिनिस्टर को पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों इन दोनों के जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। उनकी ओथ, टर्म, क्वालिफिकेशन ये सब लगभग एक जैसी ही होती है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को हम इंटररिलेट करके एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात आती है चीफ मिनिस्टर की। तो जैसे केंद्रीय स्तर पर भारत में क्या है दोस्तों, संसदीय प्रणाली है जिसके अंदर प्रेसिडेंट है वो देश का मुखिया होता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सरकार का मुखिया होता है केंद्रीय स्तर। उसी तरह दोस्तों राज्य के स्तर पर जब बात आती है तो राज्य के स्तर पर गवर्नर होता है, वो क्या होता है, कानूनन रूप से राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है वास्तविक, डिफैक्टो मतलब वास्तविक हेड होता है गवर्नमेंट का, यानी सरकार का मुखिया होता है कौन, चीफ मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, जैसा हमने प्राइम मिनिस्टर के केस में देखा था, समझा था कि अपॉइंटमेंट क्यों बोला जाता है किसी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम ये पढ़ रहे थे कि चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए या प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो पोस्ट है तो उसको अपॉइंटमेंट वाली पोस्ट क्यों बोल रहे हैं, यानी नियुक्ति वाली पोस्ट क्यों बोल रहे हैं, जबकि उनके लिए इलेक्शन होते हैं बाकायदा। तो अपॉइंटमेंट इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट इलेक्शन चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं होता। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कोई भी पार्टी अलग अलग पार्टी क्या करेंगे, अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कर देंगे कि ये हमारा सीएम चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, और उसके लिए अगर डायरेक्ट वोट डालती है जनता तो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब जो इलेक्शन होते हैं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए वो किस प्रकार होते हैं दोस्तों कि स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं, न कि डायरेक्टली सीएम के लिए। ठीक है दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उनमें से किसी भी मेंबर को जो गवर्नर है वो सीएम नियुक्त कर सकते हैं। अब धारणा क्या है, हालांकि सिलेक्शन की प्रोसेस और अपॉइंटमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बोलता कि चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगी, उसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, लेकिन कुछ धारणाएं बनी हुई हैं। उन धारणाओं के अनुसार क्या है दोस्तों कि जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो उस मेंबर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिसकी पार्टी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के अंदर मेजोरिटी के में होती है। तो विधानसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी उसके नेता को राज्यपाल क्या कर देंगे, चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि अगर कोई भी पार्टी विधानसभा के अंदर मेजोरिटी में नहीं है तो उस केस के अंदर गवर्नर क्या करेंगे। तो उस टाइम क्या होगा दोस्तों, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी वो शक्तियां जिनका प्रयोग वो अपने विवेक से कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके गवर्नर क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि उसको रीजनेबल पीरियड के अंदर जो सदन के अंदर अपना बहुमत साबित करना होता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने अपना बहुमत साबित करना होता है। ये तो है फर्स्ट केस। गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज दो केस में से करते हैं। पहला कौन सा, व्हेन क्लियर नो पार्टी हैव क्लियर मेजोरिटी, कि किसी पार्टी के पास अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं है, एक तो उस केस में। दूसरा केस क्या आता है दोस्तों, जैसा हमने प्राइम मिनिस्टर के केस में पढ़ा था वही सेम सिचुएशन क्या है इसके चीफ मिनिस्टर के केस में आती है दोस्तों, कि अगर सीटिंग जो चीफ मिनिस्टर है
उसकी अगर डेथ हो जाती है तो गवर्नर क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को, जो सदन का और कोई मेंबर होगा, उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी। क्या हो गया, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सीटिंग प्रेसिडेंट, सॉरी, डेथ ऑफ सीटिंग चीफ मिनिस्टर, गवर्नर may appoint any member as chief minister, any member of legislative assembly as a chief minister, CM यानी chief minister। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दो और केस इसके अंदर क्या हो सकते हैं। दो केस तो ये पढ़ लिया हमने, दो केस और क्या हो सकते हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति सदन के अंदर उसका मेंबर नहीं है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, तो भी गवर्नर उसको सीएम नियुक्त कर सकते हैं। उस केस के अंदर क्या होगा, इफ एनी पर्सन इज नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर may also appoint him as a CM, अब ये केस आ गया दोस्तों कि गवर्नर ऐसे व्यक्ति को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर, सॉरी, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है। तो उस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों, he must acquire, या इसकी जगह बोल सकते हैं कि उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सदस्यता है वो एक्वायर करनी पड़ेगी, मेंबरशिप, इन 6 मंथ। अगर 6 मंथ के अंदर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सदस्यता है वो हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा केस क्या है कि अगर चीफ जो गवर्नर है वो ऐसी पार्टी के नेता को भी मतलब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जिसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो उनको क्या करना होता है कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड या 1 मंथ के अंदर, या फिर जो गवर्नर स्पेसिफाई करेंगे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं होता है, 1 मंथ के आसपास या 1 मंथ से कम होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करना होता है, उनको सदन के अंदर अपना बहुमत साबित करना होता है, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उनको बहुमत साबित करना होता है। ठीक है, तो ये तो आ गया दोस्तों अपॉइंटमेंट की बात। अब बात आती है कि इनकी ओथ क्या होगी, टर्म क्या होगी। ठीक है, यानी इनकी शपथ क्या होगी और कार्यकाल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ओथ की बात आती है तो पहला पॉइंट क्या है, he will show allegiance and faith towards कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में अपनी आस्था और अपनी निष्ठा प्रकट करेंगे, या डियर, सो या डियर, यानी रखेंगे, संविधान में आस्था और निष्ठा रखेंगे या फिर उसको प्रकट करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं संविधान को नहीं मानता, उसको गवर्नर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। दूसरा केस क्या है कि he will protect the sovereignty and integrity of India,
यानी भारतीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे। दोस्तों संप्रभुता और अखंडता के बारे में हमने प्राइम मिनिस्टर की जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था कि संप्रभुता और जो अखंडता है वो क्या चीज है। ये पारिवर्तन जो शब्द हैं जिनका मतलब हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो ये बहुत अजीब शब्द लगते थे कि ये क्या बला आ गई, समझ में नहीं आता था उस टाइम कि ये चीज क्या होती है। तो ये सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में हमने प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती तो प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो एक बार फिर से देख लेना। फिर क्या आता है दोस्तों, he will faithfully and consistently execute its official duty। तो क्या है, he will faithfully and consistently execute his official duty। ठीक है, ये इतना भारी भरकम शब्द क्या होता है दोस्तों। फेथफुली का मतलब तो होता है ईमानदारी से, और कंसिस्टेंसली का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध अंतःकरण से। आपने साउथ की मूवी देखी होगी जिसमें शायद नाम देना का एक एक्टर होते हैं जो सीएम बनते हैं तो शुद्ध अंतःकरण नहीं बोल पाते, तो वो बात ध्यान आ गई मेरे। तो इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध अंतःकरण यानी शुद्ध मन से अपने जो ड्यूटी है ऑफिशियल ड्यूटी उसको ईमानदारी और शुद्ध मन से, यानी किसी के प्रति भेदभाव या किसी के प्रति कोई द्वेष न रखते हुए जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है उनको वो पूरा करें। ठीक है दोस्तों, आगे बात सुनिए। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, टू डू वेल फॉर ऑल इन ऑल मैटर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कि हर परिस्थिति के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है वो सभी व्यक्तियों के लिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सभी व्यक्तियों के लिए जो भी अलग अलग मैटर हैं, जो भी सभी प्रकार के जो भी मैटर हैं सभी व्यक्तियों के लिए संविधान के अनुसार काम करें। आगे बात समझो। ठीक है, तो ये तो उनकी ओथ ऑफ ऑफिस यानी पद की शपथ। एंड जो सीक्रेसी वाली आती है, सीक्रेसी के अंदर क्या बोलते हैं, सीक्रेसी के अंदर चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि कोई भी मामला जो संघ के मंत्री के मतलब स्टेट राज्य के मंत्री के तौर पर मेरे ध्यान में लाया जाएगा, मैं उसको किसी के सामने प्रकट नहीं करूंगा जब तक ऐसा करना जरूरी नहीं हो। इसका मतलब कि वो ऐसे कोई भी मैटर जो किसी को आप बता नहीं सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो उनको उनकी सीक्रेसी बनाए रखेंगे। ठीक है, उनकी गोपनीयता बनाए रखेंगे, ऐसे किसी आदमी को नहीं बताएंगे जो उस मैटर से जुड़ा नहीं है। आगे बात सुनिए, ये होगी उनकी ओथ। ओथ के बाद आती है दोस्तों टर्म। टर्म क्या होती है, कार्यकाल। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का जो टॉपिक है वो लगभग सेम है। आपने देखा होगा कि ओथ का पार्ट भी सेम है, वैसे ही टर्म भी सेम होते हैं। क्या होता है, टर्म भी सेम होते हैं। टर्म के अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट इन नॉर्मल सिचुएशन इट इज 5 ईयर, इट इज 5 ईयर। ये 5 ईयर वाली जो बात है दोस्तों ये कहीं लिखी नहीं हुई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि 5 साल वाली जो बात है ये कहीं लिखी नहीं है। क्या है, दूसरा क्या है, his tenure depend upon pleasure of गवर्नर, यानी
जो राज्यपाल है उनके प्लेजर यानी उनके अनुकंपा पे आश्रित होता है इनका जो कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर की केस में बताया था कि जो उनकी प्लेजर है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, उनका बहुमत है, तब तक गवर्नर उनको पद से नहीं हटा सकते। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आएगी। इसके आगे लिख सकते हैं, गवर्नर कैन नॉट रिमूव या डिसमिस सीएम टिल he enjoy majority support in असेंबली यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जब तक उनके पास मेजोरिटी सपोर्ट है तब तक राज्यपाल उनको हटा नहीं सकते। आगे बात समझ में। ठीक है दोस्तों, टर्म यही है, टर्म के बारे में यही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कंडीशन यानी वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन में एक ही बात जो इस टाइम मतलब इस टॉपिक के अंदर इम्पोर्टेंट है कि उनके जो भी सैलरी है, जो भी अलाउंस है, वो किससे के द्वारा तय किए जाते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी राज्य विधानसभा है, तो उसके द्वारा उनके जो भी अलाउंस है, सैलरी है, वो तय की जाती है। ठीक है, आगे समझ में। अब बात आती है दोस्तों उनकी पावर एंड फंक्शन। ये प्राइम मिनिस्टर की तरह ये टॉपिक भी छोटा ही है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक भी ज्यादा बड़ा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक भी छोटा था, ये वाला छोटा है। और एज इट इज प्राइम मिनिस्टर, जो फंक्शन प्राइम मिनिस्टर के थे वही चीफ मिनिस्टर के होते हैं। सिर्फ आपको चेंज क्या करना होगा कि जहाँ पे यूनियन लिखा है वहां पर स्टेट लिख देना है, और जहाँ पे गवर्नर लिखा है वहां पे जहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा है वहां गवर्नर। दो वर्ड रिप्लेस कर दोगे तो बाकी एज इट इज हो जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वैसे कि पावर और फंक्शन, पावर एंड फंक्शन। पावर एंड फंक्शन में पहला क्या आता है, पहली हेडिंग क्या होती है, इन रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, पहला क्या आएगा इसके अंदर, ही रेकमेंड गवर्नर whom to appoint as minister। यानी चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करेंगे कि किसको मिनिस्टर नियुक्त करना है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर किस किस का चयन करना है या किस किस को नियुक्त करना है, ये कौन सलाह देंगे, चीफ मिनिस्टर है वो रेकमेंड करेंगे किसको, गवर्नर को। ठीक है, आगे बात समझिए। preside the meeting of council of minister and affect its decision आगे बात समझेंगे दोस्तों। पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन पॉइंट सेम होंगे प्राइम मिनिस्टर वाले की तरह। ठीक है, तीसरा क्या आता है, ही allocate ministry and reshuffle portfolios। पोर्टफोलियो क्या होता है दोस्तों, पोर्टफोलियो इस चीज को बोलते हैं कि किस किस को कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो पोर्टफोलियो में रिशफल करते रहते हैं, या तो मतलब किसी को एलोकेट करते हैं, अगर एलोकेट करने के बाद भी अगर किसी को रीशफल करना है कि कोई मिनिस्ट्री किसी से हटा के किसी दूसरे मिनिस्ट्री को देना है तो उसको क्या बोलते हैं, रीशफल करना। ठीक है दोस्तों,
he control, direct, suggest, administer in his official work, या वो किसी मिनिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं और उसको सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है he can dissolve state legislative assembly at any time। वो किसी भी टाइम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में। और छठा पॉइंट क्या है, he can ask resignation from a minister or recommend governor to dismiss the minister in case of डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यानी अगर किसी मिनिस्टर की कोई भी ओपिनियन है वो चीफ मिनिस्टर से अलग हो जाती है किसी भी मामले के ऊपर, तो चीफ मिनिस्टर उस मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए बोल सकते हैं या फिर रेकमेंड कर सकते हैं गवर्नर को कि आप इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यह आगे जो पावर एंड फंक्शन है इस केस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में चीफ मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या पावर है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है बात दूसरे इसमें क्या है दोस्तों, दूसरी हेडिंग के अंदर आएगा इन रिलेशन विद गवर्नर। गवर्नर के साथ मतलब जो चीफ मिनिस्टर है वो किस प्रकार जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इन रिलेशन विद गवर्नर। तो ये क्या होता है दोस्तों कि ये किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 167 के इन रिलेशन विद गवर्नर, यानी 167 के अंदर दिया गया है ये। ठीक है, 167 के अंदर जो भी मैं अब नीचे पढ़ने वाले हैं वो तीनों जो भी प्रोविजन है वो 167 के अंदर दिए गए हैं। उसमें पहला क्या है, जैसे जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रिंसिपल चैनल बोलते हैं कि प्रिंसिपल चैनल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में, यानी मुख्य माध्यम होता है वार्तालाप का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में। ठीक है, तो अब उस केस में क्या करेगा चीफ मिनिस्टर, क्या ड्यूटी होगी, टू कम्युनिकेट ऑल डिसीजन टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी C.O.M। ठीक है दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या करेगा कि जो भी फैसले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए और प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, यानी जो भी कानून बनाएंगे या कानून से जुड़ी हुई जो भी प्रपोजल हैं वो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी होती है कि वो गवर्नर को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, द गवर्नर
कैन आस्क, ठीक है। इसके बाद क्या है, टू फर्निश, यानी गवर्नर है वो क्या कर सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। ये जो भी पहले वाले केस के अंदर है यही पॉइंट इससे आगे आएगा। गवर्नर कैन आस्क टू फर्निश द डिसीजन टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। यही एज इट इज सेम दूसरे पॉइंट में आगे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस केस के अंदर क्या है कि वो खुद कम्युनिकेट करते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो गवर्नर होता है वो खुद से ही जानकारी मांगते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, द गवर्नर मे रिक्वायर टू सबमिट reconsideration on the matter in which decision is taken by a minister, ठीक है दोस्तों। कि गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो रिकंसिडरेशन मांग सकते हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर जिसमें फैसला किसी एक सिंगल मिनिस्टर ने लिया हो, यानी कि पूरे मंत्रिमंडल का जो विचार है वो जान सकते हैं उस मामले के ऊपर जिसमें फैसला किसी एक मिनिस्टर ने लिया हो। आगे बात समझ में, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब बात आती है दोस्तों इन रिलेशन विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो चीफ मिनिस्टर है उसका क्या संबंध होता है, यानी उससे जुड़े उनकी क्या पावर और क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना दोस्तों कि जैसा आपने प्राइम मिनिस्टर के केस में पढ़ा था ना, वही पॉइंट क्या है गवर्नर के केस में, सॉरी चीफ मिनिस्टर के केस में वही पॉइंट है। आगे बात समझिए, इन रिलेशन विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पहला क्या होगा, ही कैन रेकमेंड गवर्नर टू समनिंग एंड prorogating the sessions, कि वो गवर्नर को सलाह दे सकते हैं या गवर्नर को रेकमेंड कर सकते हैं कि इस टाइम पे आप जो सत्र है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको बुलाइए या फिर उसको स्तरावसन यानी उसके सत्र की समाप्ति की घोषणा कर दीजिए। समनिंग का मतलब क्या होता है कि सत्र की शुरुआत की घोषणा करना, और प्रोरोगेट क्या होता है मतलब सत्रावसन यानी सत्र की समाप्ति की घोषणा के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वी कैन डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एट एनी टाइम, ठीक है दोस्तों। ये हो गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हुआ दोस्तों, ही इज द लीडर ऑफ गवर्नमेंट इन हाउस एंड पुट इज पॉलिसीज इन द हाउस, यानी हाउस के अंदर सदन के अंदर जो भी सरकार की पॉलिसी होंगी वो सदन के सामने प्रस्तुत करेगा, ठीक है दोस्तों। इस सरकार की जो भी पॉलिसी होगी उसको सदन के सामने कौन रखेगा, चीफ मिनिस्टर। अब कुछ अदर पावर्स देख लेते हैं दोस्तों कि अदर पावर क्या क्या होंगी, ठीक है दोस्तों।
पहला क्या होगा दोस्तों, ही इज द मेंबर ऑफ नीति आयोग, यानी मेंबर ऑफ नीति आयोग एडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, कि वो नीति आयोग के मेंबर होंगे जिसको कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा क्या हुआ, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जोनल काउंसिल, यानी जोनल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट होंगे इन रोटेशन। रिस्पेक्टिव जोनल काउंसिल, दोस्तों रिस्पेक्टिव का से क्या मतलब है यहाँ पे कि जोनल काउंसिल देश के अंदर बहुत सारे मतलब 5-6 जोन बने हुए हैं देश के अंदर, तो जो राज्य जिस जोन के अंदर आता है उसकी जोनल काउंसिल में वो रोटेशन के साथ वाइस प्रेसिडेंट होंगे या वाइस चेयरमैन होंगे उस जोनल काउंसिल के। वाइस प्रेसिडेंट नहीं दोस्तों, इस केस में वाइस चेयरमैन बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि वाइस चेयरमैन होंगे उस जोनल काउंसिल के। आगे बात सुनिए, उसके बाद आता है ही इज द चीफ क्राइसिस मैनेजर, क्राइसिस मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यानी कि अगर पॉलिटिकल इनसर्टेनिटी है तो क्राइसिस मैनेजर, चीफ क्राइसिस मैनेजर होंगे कि अगर कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की संभावना बनती है तो उस टाइम वो क्या करेंगे, उसको संभालना उनकी जिम्मेवारी होगी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, he can meet the people of state and receive memoranda on their problem, यानी उन लोगों से जो राज्य की जनता है उनसे डायरेक्ट मिलेंगे और उनसे मेमोरेंडम स्वीकार करेंगे उनकी प्रॉब्लम के ऊपर, यानी जो उनकी प्रॉब्लम है उनको जानेंगे और उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ठीक है दोस्तों, अदर पावर्स में ये कुछ मेन पावर है। ठीक है, अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या कहता है, मतलब क्या है चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या लिखा गया है। जैसे हमने सब में ही पढ़ लिया दोस्तों कि चीफ मिनिस्टर के पद के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ नहीं लिखा होता, उसके अंदर सिर्फ मतलब उनके सिलेक्शन और प्रोसीजर के बारे में कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता है कि एक चीफ मिनिस्टर का पद होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 163 क्या बोलता है दोस्तों, आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड, यानी सहायता करने और सलाह देने के लिए चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, इन टू एड एंड एडवाइस टू गवर्नर इन, ये क्या होगा दोस्तों कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर होगा स्टेट के अंदर, एड और एडवाइस करने के लिए गवर्नर को इन इज ऑफिशियल फंक्शन, यानी या फंक्शन या ऑफिशियल एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब एक बात क्या आती है, प्राइम मिनिस्टर से कहाँ अलग होता है कि जो एड एंड एडवाइस कौन देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम गवर्नर को देगा ना, उस केस में एड एंड एडवाइस
बाइंडिंग नहीं होती गवर्नर के ऊपर। लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर को पढ़ रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देंगे वो क्या होगी, बाइंडिंग होगी इसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, गवर्नर के ऊपर वो एड एंड एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती। आगे बात सुन ले, उसके अंदर क्या था कि 42nd CA 1976 और 44th CA 1978 ने क्या कर दिया था, उनको बाइंडिंग कर दिया था किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर एड एंड एडवाइस को। लेकिन गवर्नर को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया थी, किया गया था। इन दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर गवर्नर को शामिल नहीं किया गया था कि गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब आर्टिकल नंबर 164 के अंदर क्या आता है दोस्तों कि द गवर्नर कैन अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि जो गवर्नर होंगे वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। ये तो एक केस हो गया। बी के अंदर क्या आता है दोस्तों कि द मिनिस्टर एक्ट अपॉन गवर्नर्स प्लेजर, यानी इनकी अनुकंपा के ऊपर ही मिनिस्टर्स हैं वो काम करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर collectively responsible to state legislative assembly, यानी स्टेट लेजिस्लेचर है क्या, उसके के प्रति जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली, संयुक्त रूप से। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो संयुक्त रूप से क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी किसके प्रति, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बात हम जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, उस टाइम हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आगे बात समझ में दोस्तों, तो ये हैं 2 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और एक जो आर्टिकल नंबर 167 था वो हमने पढ़ लिया था कि आर्टिकल नंबर 167 क्या होता है, जिसमें कि जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को सारी जानकारियां देते हैं। मतलब जो भी जानकारियां गवर्नर या तो मांगेंगे या जो भी डिसीजन वो लेंगे वो उनको गवर्नर को चीफ मिनिस्टर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये दोनों अब देख लिए हैं। अब बात आती है कि जो भी आर्टिकल है रिलेटेड वो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, उनको आप नोट कर लेना अच्छे से, फिर उसको उसके बाद अपने सामने मतलब रख लेना, याद कर लेंगे। आर्टिकल 163 क्या कहता है, देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, should be council of minister headed by chief minister to aid and advise to governor। ठीक है, आर्टिकल नंबर 163 क्या कहता है कि राज्य के अंदर एक चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो इसके द्वारा ऐड की जाएगी, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जो किसकी हेल्प करेगी, गवर्नर की। आर्टिकल 164 क्या कहता है, आर्टिकल 164 के अंदर क्या आता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मेनली क्या बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, या फिर जो तीनों जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में किया था वो तीनों भी ध्यान रख लेना,
और जो मेन हेडिंग है वो भी ध्यान रखना, जो अब मैं लिख रहा हूँ वो देख लेना, वो मेन हेडिंग है। बाकी वो तीनों पॉइंट भी ध्यान में होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेटिव ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 166। आर्टिकल 166 क्या कहता है दोस्तों? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में हम पहले भी 2-3 बार बात कर चुके हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट में हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक में बताया था, गवर्नर के टॉपिक में बताया था। कंडक्ट ऑफ बिजनेस तो क्या होता है दोस्तों कि जो राज्य के अंदर जो विभागों का बंटवारा, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज का जो बंटवारा होगा वो किस प्रकार होगा, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट। ठीक है। आर्टिकल 167 क्या होता है दोस्तों? चीफ मिनिस्टर फर्निश द इंफॉर्मेशन टू गवर्नर, गवर्नर को जानकारियां देते हैं आर्टिकल 167 के अंदर। और आर्टिकल 177 के अंदर क्या आता है? राइट्स ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स के क्या राइट्स हैं वो किसके अंदर आता है? आर्टिकल 177। ठीक है दोस्तों, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों चीफ मिनिस्टर का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल, और उससे जुड़े हुए जो भी प्रोविजन है उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैं दोस्तों एक बार यही फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि जो वीडियो है हमारी उसको सब्सक्राइब कीजिए, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि दोस्तों हम मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, तो हम भी यही चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा कंटेंट लाने के लिए हम मोटिवेट होंगे और हम आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।